नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। शीतकालीन और आगामी चार धाम यात्रा को लेकर भी की चर्चा। सीएम ने की है यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। आगामी शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये अपील भी की गई है कि बढ़ चढ़कर लोग शीतकालीन यात्रा में भी पहुंचे। ऐसे में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उनसे फीडबैक भी लिया गया है कि किस तरह से कार्य अभी किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी और अधिकारियों से बातचीत भी इस दौरान की गई है। शीतकालीन और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ी बैठक की गई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की एक खास बैठक रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की? जी सर, आगामी चारधाम यात्रा 2025 को लेकर के आज से ही सरकार ने लगातार तैयारियां करना शुरू कर दिया है। अपने संबंधित विभागों को डेटा निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग अपनी तैयारियां जो है और इसी के साथ साथ ही जो है शीतकालीन यात्रा भी ट्रैवल है उसको लेकर की तमाम तैयारियां जो कर दी है। संबंधित विभागों की तमाम तैयारियां कर दी, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने आज समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक में यात्रा से संबंधित विभाग से स्वास्थ्य विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो, जो सभी चारधाम यात्रा से संबंधित आपदा विभाग से इन सभी की जो है महत्वपूर्ण बैठक की बुलाई गई। तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे हैं और इसी के साथ साथ ही आने वाले पर्यटन की तरीके से व्यवस्था बनाई गई, किस तरीके से तैयारियां की जाए, उसको लेकर के बैठक में तमाम फैसले लिए गए। और इसी के साथ साथ ही शीतकालीन यात्रा में तैयारियों को लेकर उनके प्रचार प्रसार करने के दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए हैं। इसी के साथ साथ ही किस तरीके जीएमएन के जो होटल है उनमें 10% किराए में छूट देने को लेकर और अन्य तमाम चीजें हैं। यानी कि कुल मिलाकर जब पूरी बैठक का लगभग विभाग देखा जाए तो शासन प्रशासन की तैयारियों को लेकर आने वाले समय में किस तरीके से तैयारियां करनी है, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हर साल जो है उत्तराखंड पहुंचते हैं चारों धामों के दर्शन करने के लिए। तो इस तरीके से कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर के समीक्षा बैठक की गई। अरुण, क्या माना जाए, इससे पर्यटक जो पहुंचेंगे उनको किस तरह की सुविधा मिल सकेगी शीतकालीन में? क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि होटलों में भी 10% तक छूट देने की बात कही गई थी। इसी के साथ ही लोगों को किस तरह से आमंत्रित करने का प्लान बना रही है राज्य सरकार? बिल्कुल देखिए, शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं तो यात्रा के प्रचार प्रसार को लेकर हो, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये गेम चेंजर साबित उत्तराखंड के लिए यात्रा हो सकती है और इससे काफी फायदा भी जो उत्तराखंड को पहुंचेगा। इसी तरीके से जो है इसको बढ़ावा देने के लिए एयरवेयर के होटलों में भी 10% के किराए में छूट दी गई है और इसकी शर्त दी गई। इसी के साथ साथ ही जो है देश की यात्रा के प्रचार प्रसार को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुकूमत पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने यात्रा का स्वीकृत किया। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही है। इन तैयारियों को लेकर लगातार जो है सरकार भी कदम उठा रही है। दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है काम कर रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, राजभवन ने दी आरक्षण विधेयक को मंजूरी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। शहरी निकायों में आरक्षण के विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। निकाय चुनाव से जुड़े इस फैसले का था सभी को इंतजार। ओबीसी विधेयक पर महाधिवक्ता ने एक दिन पहले ही दी थी राय। तो एक महीने से राजभवन में अटका था ये आरक्षण विधेयक और आज राजभवन की मंजूरी के बाद सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही थी कि ओबीसी आरक्षण पर मंजूरी दे दी गई है। एक महीने से राजभवन में यह आरक्षण विधेयक मौजूद था और इस पर अब मंजूरी दे दी गई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आज राजभवन की मंजूरी के बाद सियासी सरगर्मियों के तेज होने के भी आसार हैं। राजभवन ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। और लक्ष्य से बड़ी खबर, कई जिलों के पीसीएस अधिकारियों के तबादले। सीएम के निर्देश पर अधिकारियों के तबादले किए गए।
लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को उत्तरकाशी की जिम्मेदारी दी गई और गोपाल सिंह चौहान को बनाया गया है डिप्टी कलेक्टर उत्तरकाशी। सौरभ असवाल हो सकते हैं लक्सर के नए एसडीएम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उप जिलाधिकारियों के कार्यों में फेरबदल किया गया है और ऐसे में जो लक्सर से डिप्टी कलेक्टर थे गोपाल सिंह, उनको उत्तरकाशी में भेजा गया है और सौरभ असवाल को अब लक्सर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से, जहां पर कई जिलों के पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, कार्यों में फेरबदल किया गया है। सीएम के निर्देश पर अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के तबादले किए गए, कार्यों में फेरबदल भी किया गया है? बिल्कुल, देखिए विशाल, शासन स्तर पर जो है एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस यहाँ पर चली है और शासन ने प्रदेश के कई जिलों के जो पीसीएस अधिकारी हैं उनके तबादले यहाँ पर किए गए हैं। जिस तरह से लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को लक्सर से हटाकर डिप्टी कलेक्टर उत्तरकाशी की यहाँ जिम्मेदारी सौंपी है और रही बात अब आने की, लक्सर एसडीएम यहाँ पर सौरभ असवाल यहाँ पर नए एसडीएम हो सकते हैं। उसी तरह से अपर जिला अधिकारी प्यारेलाल शाह को हरिद्वार से हटाकर अपर जिला अधिकारी उत्तरकाशी की यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है और इसी क्रम में जो श्रीमती शालिनी नेगी है उनको डिप्टी कलेक्टर देहरादून से हटाकर डिप्टी कलेक्टर टेरी गढ़वाल की यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है और इसी स्तर पर जिस तरह से जो चतर सिंह चौहान है उन्हें डिप्टी कलेक्टर पौड़ी से हटाकर डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर की एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और राहुल शाह को यहाँ डिप्टी कलेक्टर नैनीताल से हटाया गया है और उनको अब जो है पिथौरागढ़ में डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी है। इसी क्रम में जिस तरह से मोनिका है, श्रीमती मोनिका है, उनको डिप्टी कलेक्टर बागेश्वर से हटाकर डिप्टी कलेक्टर चंपावत की जिम्मेदारी दी है और वहीं श्रीमती रेखा कोहली को डिप्टी कलेक्टर नैनीताल से हटाकर डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी यहाँ दी गई है और इसी क्रम में जिस तरह से प्रमोद कुमार है पीसीएस, उनको डिप्टी कलेक्टर नैनीताल से हटाया गया है और डिप्टी कलेक्टर बागेश्वर की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी है और जो शासन ने अब 23 पीसीएस अधिकारियों का यहाँ पर कार्यफेर में यहाँ कार्य फेरबदल किया है और इसी तरह से जो है कई पीसीएस अधिकारियों के यहाँ पर शासन स्तर से आज यहाँ पर तबादले हुए हैं। विशाल, तो क्या लग रहा है, कितना फायदा इससे मिलेगा जब अधिकारी चेंज होंगे और क्या माना जा रहा है कि क्षेत्रों में, क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं थे जो लंबे समय से एक ही क्षेत्र में थे, तो किस तरह से अब इसको देखा भी जा रहा है? बिल्कुल, देखिए विशाल, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, रूटीन के तहत ये ट्रांसफर हुए हैं। लंबे समय से ये ट्रांसफर रुके हुए थे और जिन पीसीएस अधिकारी को ट्रांसफर नहीं हुए थे अब उन्हें शासन स्तर पर ये फेरबदल यहाँ पर किया गया है। धामी सरकार की एक तबादला एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर चले दिखाई दी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से 23 पीसीएस जो अधिकारी के यहाँ बम्पर तबादले हुए हैं और अलग अलग यहाँ पर जिलों में जो एक दूसरे को कार्य क्षेत्र में फेरबदल यहाँ पर किया गया है और तत्काल प्रभाव से ये ट्रांसफर यहाँ पर हुए हैं। जी बिल्कुल गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर राजधानी देहरादून में हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए हैं और इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी किया। हिंदू संगठन की रैली में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने विरोध जताते हुए भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। साथ ही जल्द ही कोई ठोस कदम न उठाने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हमारे साथ हमारे भाई जो बांग्लादेश में आज से नहीं जाए पुकारे, किसी को मार दिया, किसी को अखिल भारतीय गुरु सैनिक और जिस तरह हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के बैनर तले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। हिंदू संगठनों के लोगों ने एकत्रित होकर इंटर कॉलेज के प्रांगण से रैली निकाली और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए हिंदू धार्मिक महागुरु ने कहा है कि हिंदुओं पर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इससे अब भीषण रण ही तैयार होगा।
जो अपने घरों के अंदर घुसे हैं, जो अपना अपना बचाव कर रहे हैं, सबसे पहले हिंदू को आगे आकर के एकजुट होकर के सनातन धर्म के लिए आग लगानी पड़ेगी, अपने अंदर क्रांति पैदा करनी पड़ेगी। अब प्रार्थना के लिए समय नहीं है, अब रण होगा, भीषण महासंघर्षण होगा, संघर्षण का समय है, लगने का समय है। जोर ऊंची आवाज में सब लोग एक साथ एकजुट होकर के भारत माता की जय बोल करके हमला करने का समय है। एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला, तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी। लोग पीछे पीछे पॉलिटिक्स से, राजनीति और कई प्रकार की बातें करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। एकजुट होकर के भारत माता की जय बोल के सबको एक साथ एकजुट होकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। हरिद्वार के कांग्रेस प्रभारी सूरवीर सिंह सजवान ने रुड़की पहुंचकर निकाय चुनाव की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए। कांग्रेस जिला प्रभारी ने वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो देने की बात कहने के साथ साथ दावेदारी के आवेदन लेने का भी निर्देश महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों को दिया था। उन्होंने कहा है कि जिताऊ दावेदार को ही टिकट आवंटित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस जिला प्रभारी सूरवीर सिंह सजवान ने दावा किया है कि आगामी निकाय चुनाव के लिए पार्टी पूरे तरह से तैयार है। जितने भी हमारे कांग्रेस कैसे जीते, हमको अपने सब नेताओं से जो मंच पर हैं, जो अभी आए भी नहीं है, उन सब से बात करनी है। और जो जीत सकने वाला कैंडिडेट हो और टिकाऊ भी हो तो अच्छा है। जो जीत सकने वाला हो उसका नाम ही प्रपोज किया जाएगा, उनको ही टिकट के लिए हम हाईकमान को भेजेंगे। और निश्चित रूप से जो लोग और मांग रहे होंगे उनको भी मनाने का काम हमारा ही है। हरिद्वार में 10 महीने से फरार चल रहे चोरी के एक्सपर्ट वेस्ट यूपी के गैंग के इनामी बदमाश को कुमाऊं एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस इसके गैंग लीडर समेत 3 आरोपियों को पहले भी जेल भेज चुकी है, लेकिन गैंग का एक आरोपी फिरोज काफी समय से फरार चल रहा था और उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था, जिसे कुमाऊं एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने मुजफ्फरनगर के पिरवाल बाग ककरोली से गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल रहा है। इसमें हत्या की और चोरी और डकैती के भी कई मामले हैं, इसलिए पुलिस ने विशेष इसमें करीब 25,000 का इनाम एसएसपी के द्वारा मेरे द्वारा इसमें घोषित किया गया था। कल हमारी रानीपुर कोतवाली की टीम और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुजफ्फरनगर से ये अभियुक्त पकड़ा गया है और बहुत ही अच्छे वर्क के तहत दोनों ही टीमों की संयुक्त कार्रवाई से इसको पकड़ा जा सका है। इनामी अपराधियों के विरुद्ध हम लोगों की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और हम जितने भी इनामी हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अन्य जो इनामी अपराधी हैं उन पर और दबाव बनाते हुए उनकी अरेस्टिंग की जा सकेगी। उत्तरकाशी के उच्च हिमालय क्षेत्र गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम समेत हर्षिल में सीजन की पहली बर्फबारी होने से अब पर्यटकों के भी चेहरे खिल गए हैं। ये बर्फबारी बागवानी काश्तकारों के सेब की फसल के लिए लाभदायक मानी जा रही है। लंबे समय से बारिश न होने से बागवानी काश्तकारों को अब इसकी चिंता भी होने लगी थी, लेकिन अब बर्फबारी होने से काश्तकार काफी खुश हैं। माना जा रहा है कि ये बर्फबारी सेब की फसल के लिए अमृत साबित होगी। बर्फबारी और पिछले बार 1-2 सीज़न की बर्फबारी हो गई थी, ये फर्स्ट सीज़न की बर्फबारी है। कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं हमारे जो राजमा है वो सेब है उसके लिए एक बिल्कुल खुशी की बात है, क्योंकि हल्की बर्फबारी जरूर हुई, चाहे वो गंगोत्री धाम की बात की जाए, शीतकालीन प्रभाव में बर्फबारी, और सेब और राजमा के लिए हमारे लिए एक खुशी की बात है। अगर जितनी बर्फबारी होगी उतना हमारे लिए काफ़ी, हमारे जो पेड़ हैं वो एक स्वस्थ रहते हैं। सर्दियों में बेघर लोगों के सर पर छत देने के लिए देहरादून में नगर निगम ने रैन बसेरों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के साथ ही हर साल की तरह इस साल भी अलाव जलाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया है कि ठंड के मौसम में कोई भी इंसान शेल्टर के अभाव से सड़कों पर रहने को मजबूर नहीं होगा। निगम के सभी संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। रजाई गद्दे आदि हमने सारे क्रय कर लिए हैं और जो व्यक्ति कहीं से भी राहगीर अगर हमें रास्ते में दिखता है या कोई इससे ठंड में है तो उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा। और कल से ही हमने अलाव जलाना शुरू कर दिया है।
आज 15 स्थानों पर हम अलाव जलाएंगे और आगे लगभग हमारे जो 51 स्थान चिन्हित हैं सभी जगह धीरे धीरे जैसी ठंड बढ़ेगी अलाव जलाने की कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम ने रैन बसेरों को पूर्ण रूप से तैयार किए हुए हैं। किसी प्रकार की जो भी व्यक्ति ठंडियों में बाहर रहे उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। कंबल इत्यादि वितरण की कार्रवाई भी नगर निगम की तरफ से की जाएगी। बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए भी रामनगर डिपो की बसों में अभी तक फॉग लाइट्स पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये लाइट्स बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। साथ ही यात्रियों के लिए ये भी चिंता की बात है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी बसों में फॉग लाइट्स लगा दी जाएंगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बदलाव जल्द होगा और क्या कोहरे के इस मौसम में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे तो चल रही है, इसके तार थोड़े लूजिंग हो रहे हैं। कहाँ जा रही है गाड़ी? दिल्ली जा रही है। कब से खराब है फॉग लाइट है ये? अरे लाइट चालू है सारी। तो जल क्यों नहीं रही फॉग लाइट? अरे जल रही है सारी मेरे भैया, सब जल रही है। जलाना? सारे सब चीज जल रही है। जलाइए जलाइए। फॉग लाइट गाड़ी में फॉग लाइट होती है हमारे वहाँ। फॉग लाइट लगी है गाड़ी में। जिन गाड़ी में फॉग लाइट नहीं है उनको दुरुस्त कर रहे हैं। हम जल्दी ही उनको ठीक ठाक करा करके फॉग लाइट लगा कर ही रोड पे भेज। नीति घाटी में विंटर 4x4 एक्सपीडिशन आज से शुरू हो चुका है। नीति घाटी में एडवेंचर टूरिज्म और विंटर टूरिज्म के साथ ही घाटी को शीतकालीन पर्यटन स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सीमांत मलारी नीति घाटी और ओली के युवाओं के संयुक्त प्रयासों से इसकी शुरुआत की गई है। दरअसल ये एक विंटर जीप सफारी पैकेज टूर है जिसे सीमांत नीति मलारी घाटी और जोशीमठ क्षेत्र के कुछ साहसिक पर्यटन कारोबारी युवा संचालित कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे लैंडस्केप बहुत अच्छा है और आज लकीली हम लोगों को स्नोफॉल भी मिली है नीति में भी और नीचे भी रारी में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो आप घूमिए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, मजा आएगा। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है और पर्यटकों के लिए कितना उत्साह भरा ये सफर रहने वाला है? विशाल जी, देखिए शीतकालीन पर्यटन के लिए जहां हिमक्रीड़ा स्थली ओली जो है बर्फानी खेलों के और शौकीन पहुंचते हैं, तो इसी तरह जो है शीतकाल में कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि नीति घाटी जो है चीन सीमा से लगी हुई देश की अंतिम घाटी है और यहाँ पे 6 माह के लिए केवल जो जनजाति के समाज के लोग जो है 6 महीने यहाँ पे ग्रीष्म काल में रहते हैं और आजकल शीतकाल में अपने निचले इलाकों की तरफ आ जाते हैं। तो एक और जहाँ इससे रोजगार को बढ़ाने के लिए विंटर में जो है टूरिज्म के थ्रू जो है एक एडवेंचर टूरिज्म के थ्रू स्वरोजगार जोड़ने के लिए जो नीति घाटी और मलारी कैलाशपुर के साथ साथ जो ओली के स्थानीय पर्यटन कारोबारी है, उनकी एक नया विजन है, नई सोच है और नया कॉन्सेप्ट लेकर के वो यहाँ पे आए हुए हैं और उन्हें उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और लगातार उनके अभी 6 से 7 ग्रुप जो है इस दिसंबर माह में नीति घाटी की ओर रुख करेंगे और इसका उन्होंने शुरुआत जो है ओली से नीति घाटी के बीच 4x4 एडवेंचर नीति एडवेंचर के नाम से शुरू कर दिया। दरअसल ये एक जीप सफारी टाइप का प्रोग्राम है जो हिमाचल के स्पीति वैली में अधिकतर ग्रीष्मकाल में किया जाता है और इसके दोहरे फायदे जो है गिनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तो जो वादियों जो स्पीति की वादियां मिनी स्पीति इसको कहा जाता है, तो नीति घाटी की वादियां जो है विंटर में किस तरह दिखती है, एक पर्यटक जो है इसका भी लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही जो घाटी का एक्सप्लोर करना होता है विंटर में, तो जीप के माध्यम से यहाँ पे पर्यटकों को लाया जाता है, यहाँ के मुख्य आकर्षण दिखाए जा रहे हैं। 3 से 4 दिन का ये पैकेज है। उसके साथ ही जो छोटा अमरनाथ सौसा महादेव टिमरसेन महादेव यहाँ पे एक बर्फानी बाबा यहाँ पे विराजते हैं गुफा में, तो उनके भी दर्शन जो है यहाँ पे पर्यटकों को किए जा रहे हैं। तो लगातार संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय के चलते सीमांत नीति माना घाटी से लेकर दूरस्थ ब्रिटिश कालीन पर्यटन गांव पाना ईरानी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। किसानों से लेकर कारोबारियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि उम्मीद है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए
भारी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। क्या कह रहे हैं चमोली के लोग, रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली है। सोमवार की सुबह से शुरू हुई इस बर्फबारी ने लंबे समय से गढ़वाल हिमालय के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पड़े सूखे को बर्फबारी के साथ समाप्त कर दिया है। चमोली जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स, नीतीमाणा घाटी सहित गोरसों बुग्याल, ताली, उनील, खुलारा, कुंवारी पास, द्रोणागिरी वैली और विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। वहीं दशोली ब्लॉक के पाणा, ईरानी, झींझी सहित दर्जनों गांव बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। यहां सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ के सभी दुर्गम गांवों में इस सीजन की पहली बर्फबारी होने की खबर है। तो वहीं दशोली प्रखंड के दूरस्थ ब्रिटिशकालीन पर्यटन गांव पाणा ईरानी क्षेत्र में भी जबरदस्त हिमपात हुआ है, जिसके चलते ईरानी गांव का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। काफ़ी लंबे समय से हम लोगों को इस बर्फबारी का इंतज़ार था और अभी जो स्नोफॉल हो रहा है इससे जो स्थानीय लोग हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए जो लोग हैं, पर्यटन से जो जुड़े हुए लोग हैं, स्कीइंग वगैरह से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। सब बड़े खुश हैं और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पिछले कुछ समय में हिमालय की ऊंची चोटियों से निकल गया था, वो इस बार जो हमारे ग्लेशियर पूरे दिखाई दे रहे थे, जहाँ पर बर्फबारी नहीं दिखाई दे रही थी वहाँ पर अब पूरी की पूरी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। तो सारा का सारा जो हिमालय है अभी पूरे बर्फ की चादर से ढक गया है। ये सच है कि ज्यादा बर्फबारी से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो ये बर्फबारी पर्यटन कारोबार के लिए फायदा देगी। वहीं काश्तकारी के लिए भी संजीवनी साबित होगी, क्योंकि लंबे समय से घाटी में बारिश नहीं हुई थी, लिहाजा खेती बाड़ी काश्तकारी करने में दिक्कतें हो रही थी। अब बर्फबारी होने से जहां ऋतु चक्र में भी बदलाव हुआ है और कृषि बागवानी के लिए फायदा होगा। ये बर्फबारी अभी शुरुआती मानी जा रही है। इस घाटी में शीतकाल में अधिक बर्फबारी होने से जिला मुख्यालय से संपर्क कर जाता है। वहीं घाटी के ग्रामीण शीतकाल के लिए अपने दैनिक जीवन की जरूरत का सामना पहले ही भंडारण कर देते हैं। इधर सीमांत ज्योतिर्मठ प्रखंड में स्थित शीतकालीन पर्यटन स्थल औली में भी सीजन की पहली बर्फबारी होने से यहाँ के पर्यटन कारोबारियों और बर्फानी खेलों के शौकीनों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बर्फबारी की खबर के बाद पर्यटक बड़ी संख्या में हिम क्रीड़ा स्थली औली की ओर रुख करने लगे हैं। दूरस्थ क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र में पहली बर्फबारी है और पिछले 3 महीने से मौसम बिल्कुल सूखा था और फसलें बिल्कुल सूखने के कगार पे थी। इससे हमारे क्षेत्र में बर्फ पड़ने से थोड़ा सा फसलों को लाभ मिला है और हम तो ये चाहते हैं कि और बर्फबारी पड़े और जिससे कि यहाँ पे पर्यटकों की आमद भी बढ़ने लग जाएगी और स्वरोजगार हमारा फिर बढ़ेगा। और विंटर सीजन में अभी ये पहली बर्फबारी हम मान सकते हैं। 10 दिसंबर से औली गोरसों की हंसी बर्फीली वादियों का दीदार करने के लिए पर्यटकों की आमद भी बढ़ने की ओर उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बर्फबारी होने से आगामी जनवरी माह में अंतिम सप्ताह में औली की मेजबानी में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के आयोजन की तैयारियों के लिए भी ये सुखद खबर मानी जा रही है। बर्फबारी से पर्यटन स्थली औली और गोरसों बुग्याल में 6 से 8 इंच तक की बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। बावजूद इसके इस बर्फबारी के बाद यहां अगले कुछ दिनों तक पर्यटकों के लिए अच्छी खासी बर्फ देखने को मिलेगी, जो शीतकालीन पर्यटन के लिहाज से अच्छी खबर है। आखिरकार औली से लेकर गोरसों तक सफेद बर्फ से ढके बुग्यालों के इन सुंदर नजारों को देख किसका मन नहीं मचलेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसी तरह का पश्चिमी विक्षोभ फिर से यहाँ सक्रिय होगा कि नहीं। इस बर्फबारी से आने वाले समय में पर्यटक यहाँ पर आएंगे और साथ साथ ही हमारी जो फसलें हैं, फसलों के लिए बहुत अच्छी ये बर्फबारी का सीजन रहेगा। विशेषकर जैसे गेहूं है, जौ है और हमारा जो सेब की जो पेड़ है उनके लिए बहुत अच्छी लाभदायक होती है। साथ साथ ही लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और विशेषकर यह क्षेत्र उच्च हिमालय जो क्षेत्र है इसमें पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं। पाणा ईरानी है, हमारा झिंझी है और इन लगातार पर्यटकों की आमद रहती है और जिससे लोग स्थानीय लोग कोई टूरिस्ट गाइड का काम करता है और लोगों को अच्छा आमदनी बढ़ जाती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 8, 9 और 10 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया था, जो सटीक साबित हुआ। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिससे किसानों और कारोबारियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि बर्फबारी होने के बाद लाखों की संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय कारोबारियों का कारोबार चलता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।